क्योंकि मुझे लगता है कि ईरान, मान लीजिए, संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ तनाव बढ़ाए रखना चाहता है और इसे होर्मुज और फारस की खाड़ी के आर्थिक क्षेत्र के स्तर पर सीमित रखने के लिए। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अब तक अमेरिकियों की ओर से भीतर कोई हमला नहीं हुआ है। तेहरान की ओर खाड़ी क्षेत्र के उत्तर में 100 किलोमीटर अंदर और 2 प्रकार के लक्ष्यों तक, परमाणु और ऊर्जा के बुनियादी ढांचे, जब तक वे इसे इसी तरह बनाए रखते हैं, अभी उनके नेतृत्व के लिए इसे संभालना और सारे नुकसान की भरपाई करना जरूरी है। उन्हें भारी नुकसान हुआ है और इसे इस तरफ रखने के लिए वे अभी भी वही स्थिति बनाए हुए हैं। लेकिन जॉर्डन पर तीव्रता से हमला करके वे इजराइल की ओर संकेत कर रहे हैं कि हम आपके करीब हैं। और इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जब हम करीब हैं तो हम आपको हरा सकते हैं। तैयार रहें, लेकिन हम वहां नहीं हैं। दूसरी बात, ईरान लेबनान और ईरान के बीच वाले उस गठजोड़ में भी वापस नहीं लौटना चाहेगा। और फिर भी हम इसे बाहर रखते हैं या इसे विभाजित करते हैं। यह इजराइल के लिए और अब तक ईरानियों के लिए भी फायदेमंद है, क्योंकि ईरानी अपने आप में व्यस्त हैं। उन्हें पैसे और उनके जहाजों को आने जाने की आजादी चाहिए। यह स्पष्ट है कि संयुक्त राज्य अमेरिका अब भी ऐसे युद्ध को समझौते के जरिए समाप्त करना चाहता है। इजराइल इंतजार कर रहा है और ईरान जानता है कि इजराइल के साथ कोई गतिविधि होते ही हम फिर जवाब देंगे। साथ ही सैन्य आक्रामक गतिविधियों के जरिए परमाणु और बहुत महत्वपूर्ण लक्ष्यों को लेकर जो ईरान के ऊर्जा स्रोतों से जुड़े परीक्षण से संबंधित हैं, और ईरान के पास खोने के लिए बहुत कुछ है। जब अमेरिका ईरान में लगातार बमबारी कर रहा है, तो हाल ही में खबर आई है कि इस्लामाबाद में जल्द ही कूटनीतिक प्रयास होंगे। एरियल ओसरान, आप क्या जानती हैं? ईरान के गृह मंत्री के नेतृत्व में एक वरिष्ठ प्रतिनिधिमंडल कल से 2 दिन इस्लामाबाद में रहेगा और पाकिस्तान के वरिष्ठ अधिकारियों से मिलेगा। आमतौर पर पाकिस्तान के गृह मंत्री तेहरान जाते हैं, अब इस बार उल्टा हो रहा है। शायद कुछ नया करने की कोशिश है, देखना है कि क्या वे कोई बड़ी सफलता हासिल कर सकते हैं। आखिरकार पाकिस्तान अपने प्रायोजित समझौता ज्ञापन में से जो कुछ बचा है या बचाया जा सकता है, उसे बचाने के लिए अडिग है। हमें यह भी ध्यान देना चाहिए कि इसमें कतर के लोग भी शामिल थे और यह संभव है कि जो वे इस्लामाबाद में हासिल नहीं कर पाते, वो फिर दोहा में आगे बढ़ेगा। लेकिन आखिरकार मध्यस्थ अपनी कोशिशों को अपनी आंखों के सामने विफल होते देख रहे हैं। वे ये देख रहे हैं जो ईरान द्वारा हॉर्मुज जलडमरू मध्य में वाणिज्यिक जहाजों को निशाना बनाने से शुरू हुआ, वो उस समझौता ज्ञापन के विपरीत था जिसमें उन्होंने 60 दिनों की शांति का वादा किया था। वे खुद को 60 दिनों तक रोक नहीं पाए। उन्हें इन वाणिज्यिक जहाजों को निशाना बनाना ही था और यही वजह थी कि अमेरिका ने जवाबी कार्रवाई की और ईरान तब से इसे लगातार बढ़ाता जा रहा है। तो ईरानी पाकिस्तान जा रहे हैं ताकि दिखा सकें कि वे इन राजनयिक प्रयासों में साथ दे रहे हैं। लेकिन आखिरकार, जैसा कि मैंने बताया, जबकि राजनीतिक नेतृत्व जो संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ कूटनीति में शामिल होने को तैयार है, अब्बास अराक्ची विदेश मंत्री ने आज कहा कि सफलता की केवल 10% संभावना होने पर भी अमेरिका से वार्ता जारी रहनी चाहिए। सैन्य नेतृत्व की सोच बिल्कुल अलग है और वे तनाव बढ़ाना जारी रखे हुए हैं। अब हमने लगातार 8 दिनों तक अमेरिका के हमलों की बात की थी। स्पॉइलर अलर्ट, हमलों की 9वीं रात भी होने वाली है। मैं कुछ जोड़ना चाहूंगा। मुझे लगता है कि हम अब ऐसी स्थिति का सामना कर रहे हैं जहां बातचीत जारी है, लेकिन यह बातचीत ऐसे माहौल में हो रही है जहां चारों ओर आग लगी हुई है। यह वही फॉर्मूला है जिसे ट्रंप ने चुना ताकि बिना अन्य सवालों से निपटे समझौते को अंत तक पहुंचाया जा सके। और पाकिस्तान और कतर जैसे देश इस तरह के फॉर्मूले या व्यवस्था में एक ऐसा काम कर रहे हैं जिसे मैं पसंद नहीं करता। मैं चाहता हूं कि वे वहां ना हों, क्योंकि मेरे विचार में कतर से होने वाला नुकसान मेरे विचार में ईरान से कम नहीं है। कतर वह उत्प्रेरक है जो सारी बुरी चीजें मध्य पूर्व में और मैं कहूंगा कि दुनिया में भी ला रहा है, क्योंकि एक तरफ वे आतंकवादियों को पैसा दे रहे हैं और उनकी ताकत बना रहे हैं, दूसरी तरफ वे समन्वयक की तरह काम कर रहे हैं। तो इस तरह
संयुक्त राज्य अमेरिका दुर्भाग्यवश अभी भी उसी फॉर्मूले के साथ है जो मेरी राय में अब तक असफल रहा है। द वॉल स्ट्रीट जर्नल के अनुसार ईरान ने उच्च गति वाली मिसाइलें विकसित की हैं जो उड़ान में दिशा बदलकर अमेरिकी रक्षा प्रणालियों को चकमा दे सकती हैं। इससे ये चिंता बढ़ रही है कि तेहरान को चीन और रूस से निशाना साधने में मदद मिल सकती है। एरियल ओसिरिन, अगर ये सच हुआ तो ये कितनी बड़ी चिंता की बात होगी, लेकिन ये निश्चित रूप से इस बात को दर्शाता है कि इतनी लंबी अवधि के बाद भी ईरानी क्षमताएं अब भी मौजूद हैं। हाँ देखिए बेनिता, अगर ये सच भी हो तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि आखिरकार हम जानते हैं कि ऐसा है। ईरान को चीनी और रूसी दोनों से मदद मिल रही है और उन्हें रूस से लक्ष्य निर्धारण के लिए खुफिया सहायता मिल रही है, जबकि चीन से उन्हें अपने बैलिस्टिक मिसाइलों के निर्माण के लिए विभिन्न घटकों में सहायता मिल रही है। तो ये रिपोर्ट उन चिंताओं के अनुरूप तो है ही, लेकिन आप जानते हैं ये उस दिशा में एक बढ़ोतरी या और भी महत्वपूर्ण कदम होगी। लेकिन इससे ये हकीकत नहीं बदलती कि ईरान अपने तथाकथित सहयोगियों पर निर्भर है और उनका इस्तेमाल कर रहा है। अगर वे सहयोगी होते तो कंधे से कंधा मिलाकर लड़ते, जैसे इजराइल और अमेरिका ने किया। सच्चे सहयोगी यही करते हैं। लेकिन जब बात ईरान की आती है तो आप जानते हैं चीनी और रूसी वे उन्हें थोड़ा सा दबाव देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पूरी तरह से नहीं, क्योंकि वे जानते हैं कि अगर वे इस संघर्ष में सीधे शामिल हो जाते हैं तो ये उनके लिए बहुत बुरा दिखेगा। आखिरकार आप जानते हैं, हम ये जानते हैं, ईरान की मिसाइल उत्पादन क्षमताओं में भारी गिरावट के बावजूद उनके कुछ भंडारण केंद्र जहां वे अपनी मिसाइलें रखते हैं उन पर हमला हुआ है, लेकिन उनके पास अभी भी लॉन्च क्षमता बली हुई है। हम ये अब देख सकते हैं। ये एक और वजह हो सकती है कि वे इजराइल को निशाना नहीं बना रहे, क्योंकि वे अपनी आक्रामक क्षमताओं को इजराइल के मुकाबले फिर संतुलित करना चाहते हैं, जबकि करीबी और पड़ोसी देशों के लिए यह जरूरी नहीं। कुल मिलाकर ईरान के पास इजराइल तक पहुंचने की आक्रामक क्षमता बनी हुई है, इसलिए इजराइल हर स्थिति और सैन्य अभियानों में तत्काल वापसी के लिए तैयार है, जैसा कि IDF चीफ ऑफ स्टाफ अयाल जमीर ने चेतावनी दी है।